मैंने क्राइम फिल्मों से कुछ तरकीबें सीखी और एक ताकतवर माफिया सरगना होने का नाटक किया, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई भोला भाला अमीर वारिस मुझ पर यकीन कर लेगा। उसने तुरंत सुरक्षा शुल्क के तौर पर 10 मिलियन युआन भेज दिए और तोहफे के तौर पर मुझे हाल ही में तलाकशुदा महिला सुपरवाइजर भी भेज दी। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि गलती से मेरे हाथ एक बेहद गोपनीय फाइल लग गई। उस दस्तावेज से पता चला कि एक बड़े वित्तीय घोटाले के कारण कंपनी 5 दिनों में दिवालिया हो जाएगी। अगर मैं ये जानकारी बॉस को पहले ही बेच देता तो शायद वो जिम्मेदार अंदरूनी व्यक्ति को ढूंढकर कंपनी को तबाही से बचा सकती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं फाइल पढ़ता गया, येनचिंग के शक्तिशाली ली परिवार की सबसे बड़ी पोती ली यूजेन मेरे दिमाग में बसती ही जागी। उसके पास 18 अंगरक्षक थे, सभी सेवानिवृत्त कुलीन विशेष बल सैनिक थे और उसके कार्यालय की मेज पर एक भरी हुई पिस्तौल हर समय तैयार रखी रहती थी। ये दृश्य मेरे दिमाग में बस गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उस दृश्य की कल्पना करने लगा। मैं दफ्तर की इमारत से गुजर रहा था और सुरक्षाकर्मी मुझे ली यूजेन के सामने खड़े देख रहे थे। तभी अचानक उसने बंदूक निकाली और सीधे मेरे सिर पर तान दी। उस दृश्य की कल्पना मात्र से ही मेरे पसीने छूट गए, मेरे पैर कांपने लगे। लेकिन यही मेरे भाग्य को बदलने का एकमात्र मौका था। काफी सोच विचार के बाद मैंने आखिरकार एक योजना बनाई कि मैं एक रहस्यमयी सूचना दलाल बनकर उसके पास जाऊंगा और उसे जानकारी बेच दूंगा। लेकिन इसे विश्वसनीय बनाने के लिए मुझे पूरी तरह से रहस्यमय बने रहना था। तो मैंने अपना लैपटॉप खोला और गॉडफादर खेलना शुरू कर दिया। माफिया सरगना के बोलने और हाव भाव का ध्यान से अध्ययन किया। फिर मैं ऑनलाइन गया और कई असली दिखने वाली पिस्तौलें खरीदी, जिनकी मुझे अपनी कहानी में एक रहस्यमयी सूचना डीलर को जरूरत थी, जिसके पीछे एक शक्तिशाली संगठन था। मैंने अपने लिए किरदार गढ़ा, एक बेरहम हत्यारा जो अनगिनत जानलेवा स्थितियों से बच निकला था, जिसके हाथ खून से सने थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो आंखें जिनसे मैंने बंदूक पकड़ी और आईने की ओर तान दी। मेरा चेहरा धीरे धीरे शांत होता गया और मेरी निगाहें और भी ठंडी होती गईं, जैसे जैसे बंदूक की नली मेरे माथे के करीब आती गई। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई सचमुच बंदूक मेरे सिर पर रख दे। मौत के डर से मेरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। अगले कुछ दिनों में मैंने बेहद हिंसक हॉरर फिल्में भी देखी। मेरी आंखों के सामने एक के बाद एक भयानक दृश्य कौंधने लगे और धीरे धीरे मेरी निगाहें ठंडी और उदासीन होती गईं। और देखते ही देखते आखिरी दिन आ गया। अपने सभी सहकर्मियों को घर भेजने के बाद मैंने अपना फोन निकाला और उस नंबर पर डायल किया। मैं ठीक उसी क्षण ऐसा कर सकती थी। उसी इमारत की 58वीं मंजिल पर ली यूजेन ने अपनी दराज से एक सिल्वर धूसर रंग का फीचर फोन निकाला। एक अपरिचित नंबर देखकर उसने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। कौन बोल रहे हो? नमस्कार श्रीमती ली, आप कौन हैं? श्रीमती ली, हमें आपके लिए बहुत दुख है। हमारी नजरों में आप एक सुनहरे पिंजरे में फंसी खूबसूरत चिड़िया की तरह हैं, जो एक ऐसे प्रदर्शन में संघर्ष कर रही हैं जिसका अंत पहले से ही तय है। दफ्तर के अंदर ली यूजेन का चेहरा और भी ठंडा पड़ गया। तुम आखिर हो कौन? मैंने शांत भाव से अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ना जारी रखा। उसके चारों ओर धीरे धीरे एक खतरनाक आभा फैलने लगी। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। 50 मिनट में किसी को मुझे लेने भेज देना। मैं कहाँ हूँ मुझे विश्वास है कि श्रीमती ली जैसी क्षमतावान व्यक्ति इसका पता लगा सकती है। इतना कहकर मैंने पहले फोन रखा, अपने कपड़े ठीक किए, अपनी डेस्क पर वापस गई और चुपचाप उनके लोगों के आने का इंतजार करने लगी। 10 मिनट बाद ली यूजेन के हाथ में मेरी फाइल थी। मेरा नाम, उम्र, 26 वर्ष, पेशा कंपनी कर्मचारी आदि जानकारी मुझे मिली। ये एक बेहद साधारण पृष्ठभूमि थी, लेकिन ली यूजेन के चेहरे पर असामान्य गंभीरता थी, क्योंकि मैं इस इमारत में 2 साल से काम कर रहा था और वो खुद भी ठीक 2 साल पहले इसी इमारत में आई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि शाम 6 बजे एक सुंदर सचिव का मेरे कार्यालय के बाहर प्रकट होना महज एक संयोग था। हमारी नजरें मिली। हल्की सी मुस्कान के साथ मैंने तुरंत उनका नाम पुकारा, सचिव चाओ, चलिए चलते हैं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और उसने मुझे पीछे आने का विनम्र इशारा किया। थोड़ी देर में हम लिफ्ट से 58वीं मंजिल पर पहुंचे, एक रहस्यमयी जगह जहां केवल ली यूजेन द्वारा बुलाए गए लोगों को ही प्रवेश की अनुमति थी। लंबे गलियारे में काले रंग की वर्दी पहने सुरक्षा गार्डों की एक पंक्ति लगभग हर 15 मीटर पर तैनात थी और मैंने मन ही मन इस पल का कई बार पूर्वाभ्यास किया था। लेकिन असल जिंदगी में उनका सामना करने पर भी मेरे पैर कांपने लगे। मैं बस इतना ही कर सका कि चेहरे पर बेजान भाव बनाए रखूं, खुद को मजबूर करूं। ली यूजेन के कार्यालय की ओर बढ़ते हुए उसी क्षण मुझे शांत रहना पड़ा। चौकोर चेहरे वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे बढ़ा, अब भी शांत भाव से मुस्कुरा रहा था। मैंने अपना ब्रीफकेस सचिव चाओ को सौंप दिया और पहले से तैयार की गई बात दोहराई। बस एक सामान्य जांच है ना, मैं नियमों का हमेशा सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ। कैप्टन बाओ, आप आगे बढ़िए। बाओ हुई जुन ने मुझे अर्थपूर्ण नजर से देखा। कंपनी के अंदर मैं झांग वेन रुइनगेड के छदम नाम का इस्तेमाल करता था। मेरा असली नाम केवल ली यूजेन और ली परिवार के कुछ सदस्यों को ही पता था। मैंने धीरे से अपने चश्मे को ठीक किया और थोड़ा सा मुड़ा। सचिव चाओ ने एक और विनम्र इशारा किया। जब ली यूजेन ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो उसने फाइल का आखिरी पन्ना पढ़ना खत्म किया और फिर सिर उठाया। जब हमने जांच की तो पता चला कि इस कॉल के पीछे का व्यक्ति इसी इमारत में काम करने वाला एक साधारण कर्मचारी था। ली यूजेन ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे लगा किसी ने तुम्हारी पहचान चुरा ली है। तो बताओ, तुम्हारा असली मकसद क्या है?
मैंने शांत भाव से बगल वाली कुर्सी खींची और बैठ गया। ली यू झेन की आंखों में सीधे देखते हुए मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था मैं आपकी मदद करने आया हूं? उसने ठंडी सी आवाज निकाली, और तुम मेरी मदद कैसे करोगे? मेरे लिए सोंग जुन को मारोगे? ये नामुमकिन नहीं है। मैंने शांत भाव से कहा, बशर्ते तुम मेरी औरत बनने के लिए राजी हो जाओ। मेरे मुंह से ये शब्द निकलते ही ली यू झेन का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उसने दराज खोली, चांदी की पिस्तौल निकाली और उसकी काली नली सीधे मेरे माथे पर रख दी। तुम्हें किसने भेजा? उसकी उंगली के हल्के से इशारे से ही मेरा सिर तरबूज की तरह फट जाता। लेकिन मैंने पलक भी नहीं झपकाई, बल्कि शांत भाव से उसकी खूबसूरत आकृति को निहारते हुए मैंने कहा, एक कोल्ट M2000 पिस्तौल। तुम्हारे दादाजी ने इसे तुम्हें बचपन में जन्मदिन के उपहार के रूप में दिया था। उस दिन ली जियांगुओ ने तुम्हें अपनी बाहों में भरकर गर्व से कहा था, कौन कहता है कि बेटियां बेटों से कमतर होती हैं? आज से मेरी पोती यू झेन ली परिवार की शेरनी होगी। ली यू झेन के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसके चेहरे पर सदमे और अविश्वास के भाव उभर आए, क्योंकि वो क्षण केवल उसने और उसके दादाजी ने ही देखा था। शायद अब भी उसके दादाजी उस घटना को भूल चुके थे। कुछ देर बाद उसने धीरे से बंदूक को एक तरफ रख दिया और वापस बैठ गई। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, उसने ठंडे लहजे में कहा। मैं थोड़ा सीधा हुआ। मुझे अपना परिचय फिर से देने दीजिए। मैं एक सूचना दलाल हूं, यानी उन लोगों को खुफिया जानकारी बेचता हूं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मेरा उपनाम लियू है, आप मुझे श्री लियू कह सकते हैं। पिछले 2 वर्षों से सोंग जिवेन चुपके से एक एक करके आपके आसपास जासूसों को तैनात कर रही है। हालांकि आप दोनों ने प्रतिस्पर्धा के लिए अलग अलग रास्ते चुने, लेकिन आपकी कंपनी चुआन है, इस समय तेजी से तरक्की कर रही है। सोंग जिवेन अब चैन से नहीं बैठ सकती। जब मैंने सारी जानकारी दे दी तो ली यूजिन ने मुझे ठंडे लहजे में देखा और सिर्फ 2 शब्द पूछे, कितना? मैं आपको छूट दूंगी, 10 मिलियन। ली यूजिन ने जरा भी संकोच नहीं किया। सौदा तुरंत हो गया। फिर मैंने कलम और कागज निकालकर कई नाम और उनसे जुड़े सबूत लिख लिए। अंत में मैंने अपना बैंक खाता नंबर लिख दिया। चाओ चाओ, मेरे दफ्तर आओ, ली यूजिन ने कहा। 2 मिनट के भीतर चाओ शियाओवे ने आदरपूर्वक दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने दिया। ली यूजिन की आवाज बर्फ से भी ठंडी थी। पिछले 2 सालों में तुमने सोंग जिवेन से 50 लाख लिए हैं। चाओ शियाओवे को स्पष्ट रूप से सोंग जिवेन ने उनकी मजबूत मानसिक क्षमता के कारण चुना था। अध्यक्ष महोदय, आपने ये कहां से सुना? उन्होंने शांत भाव से कहा कि मैं अपने सभी बैंक खाते और वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक करने को तैयार हूं। आप स्वयं इनकी जांच कर सकते हैं। और ली जिनफे, पैन लियांग और फेंगडैन का क्या? ली यूजिन ने आगे पूछा, नाम बताते हुए मेरी नाक के नीचे मुझे धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चाओ शियाओवे ने अपनी आंखों में दिख रही घबराहट को छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ली यूजिन को डर का वो क्षण अभी भी महसूस हो रहा था। अचानक धमाका। दफ्तर के अंदर गोली चलने की आवाज गूंजी। मैंने अपनी आंख के कोने से खून पोंछा और अपनी उंगलियों पर खून देखा। चाओ शियाओवे के होंठ कांप रहे थे, मानो वो कुछ समझाना चाहती हो, लेकिन उसका शरीर पीछे की ओर गिर पड़ा और मेरे पैरों पर जा गिरा। ये मेरे जीवन में पहली बार था जब मैंने इतनी नजदीक से गोलीबारी देखी थी। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन मैं जरा सा भी डर जाहिर नहीं कर सका। मेरे चेहरे पर अब भी वही हल्की सी मुस्कान थी जिसे मैंने जबरदस्ती बनाए रखा था। ली यूजिन पूरी तरह शांत थी। उसने कुशलतापूर्वक पिस्तौल को वापस दराज में रख दिया। श्रीमान लियू, मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैंने आपको ये देखने दिया। सुश्री ली वास्तव में ली परिवार की शेरनी की उपाधि को सार्थक करती हैं, मैंने प्रशंसा करते हुए कहा। बहुत कम लोगों में इतना दृढ़ निश्चय होता है। ये सुनकर ली यूजिन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने दराज से दूसरा फोन निकाला और स्क्रीन पर टैप किया। श्रीमान लियू, हमारे सौदे का भुगतान पहले ही स्थानांतरित कर दिया गया है। आपके साथ काम करना सुखद रहा। तो फिर मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। मिस ली किसी को आपके साथ बाहर तक छोड़ने के लिए कहेंगी। ये कहते हुए मैं जाने के लिए खड़ा हुआ। अचानक मेरी नजर एक भयानक चीज पर पड़ी। चाओ शियाओवे का बेजान चेहरा अभी भी मेरी ओर घूर रहा था। उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं। एक पल के लिए मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन मेरी नजर के कोने से मैंने देखा कि ली यूजिन मुझे ध्यान से देख रही थी। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की और दफ्तर के दरवाजे पर खड़े शव के सिर को पैर से हल्के से धक्का देकर एक तरफ कर दिया। ली यूजिन रुकी और बोली, आपको घर ले जाने के लिए गाड़ी तैयार है। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि अगर संभव हो तो मैं मेट्रो से जाना पसंद करूंगी, लेकिन जाहिर है मना करने का ये सही समय नहीं था। थोड़ी देर में बाऊ हुईचुन मुझे भूमिगत पार्किंग गैरेज तक ले गए और मुझे एक काली मेबैक कार तक पहुंचाया। लेकिन जब मैंने दरवाजा खोलकर कार में कदम रखा तो मैं ये देखकर दंग रह गया कि बिजनेस सूट पहने एक खूबसूरत महिला पिछली सीट पर बैठी थी। उसकी आंखों पर काले कपड़े की पट्टी बंधी हुई थी।
फिर भी मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। वो लिन शियुए थीं, मेरी सुपरवाइजर, जिनकी मैं छुपकर बहुत प्रशंसा करता था। बैठते ही मैंने चैन की सांस ली। इस सौदे के दौरान मैंने अपने बारे में कुछ ऐसा जाना जो मुझे पहले कभी पता नहीं था। ऐसा लग रहा था कि हालात जितने खतरनाक और तनावपूर्ण होते थे, मैं ऊपर से उतनी ही शांत और समझदार दिख सकती थी। जैसे ही मैं दिखावा जारी रखने की योजना बना रही थी, वाइन रेड रंग की ऊंची हील वाली सैंडल पहने एक पैर धीरे से मेरी पिंडली से छू गया। उस पैर का मालिक घबराया हुआ लग रहा था। उसके पैर की उंगलियां कांप रही थीं और बार बार हल्के से मेरे पैर को छू रही थीं। लिन शियुए की आंखों पर काली पट्टी बंधी होने के कारण उसे पता नहीं था कि मैं वास्तव में उसका अधीनस्थ हूँ। फिर उसने धीरे से कहा, अगर आपको पसंद है तो आज रात मैं आपकी भेंट हूँ, और ये भी कहा कि आप जहाँ भी जाएं बेझिझक आनंद लें। मैं तैयार हूँ, उसने धीरे से कहा। मेरा नाम लिन शियुए है। मैं कंपनी में प्रशासनिक पर्यवेक्षक हूँ। मेरी उम्र 33 साल है, लंबाई 173 सेंटीमीटर और वज़न लगभग 62 किलोग्राम है। मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी, लेकिन मेरे पति की 2 साल पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बस इतना ही। आधे घंटे बाद कार एक पुराने रिहायशी परिसर के बाहर रुकी। मैं अपना ब्रीफकेस लेकर बाहर निकला और खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन मेरी सांसें तेज होती जा रही थीं और उन्हें छिपाना मुश्किल हो रहा था। अंधेरी सीढ़ियों में घुसने के बाद ही मैं 2-2 सीढ़ियां एक-एक करके तेजी से ऊपर चढ़ा। मैंने झटपट अपना फ़ोन निकाला, जो पूरे समय साइलेंट मोड पर था। तभी स्क्रीन पर एक मैसेज नोटिफिकेशन आया। 16 दिसंबर को शाम 6:45 पर 1247 नंबर वाले बैंक खाते में 10 मिलियन युआन का ट्रांसफ़र हुआ है। मैंने उस संख्या को घूर कर देखा और धीरे धीरे गिना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशमलव, 10 मिलियन। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया और मैंने मुश्किल से अपनी सांस रोकी। ये वो पैसा था जिसे कमाने के लिए मुझे 70 साल तक लगातार काम करना पड़ता। मैं खुशी से चिल्लाना चाहता था, लेकिन तभी अचानक नीचे से कदमों की आहट सुनाई दी। ओह! मैंने गहरी सांस ली, अपना ब्रीफकेस उठाया और शांति से तीसरी मंजिल पर चला गया। जब मैंने साझा अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला तो मेरी रूममेट सिस्टर डैन रेशमी नाइट गाउन पहने बाथरूम से बाहर निकली। उनके चारों ओर अभी भी भाप थी। बाल सुखाते हुए वो अचानक रुक गईं। आमतौर पर उन्हें इस तरह मुझे चिढ़ाना अच्छा लगता था। आमतौर पर मैं शर्मा जाती, नज़रें मिलाने से बचती, धीरे से सिस्टर डैन कहती और जल्दी से अपने कमरे में लौट जाती। लेकिन आज मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने मुझे गौर से देखा। मेरी जलती हुई निगाहें सीधे उस पर टिकी थीं। नाराज़ होने के बजाय वो हल्की सी मुस्कुराई। उसके लाल होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। पिंगसी, मेरी प्यारी। मैंने अचानक कुछ ऐसा कह दिया जिस पर मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। सिस्टर डैन, तुमने एक बार कहा था कि तुम किसी अमीर आदमी की रखैल बनना चाहती हो। मेरी रखैल बनने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए होंगे? वो धीरे से हंसी। अगर कोई और आदमी होता तो मुझे कम से कम 10 अरब डॉलर चाहिए होते, लेकिन अगर तुम हो पिंगसी तो शायद 100 मिलियन डॉलर काफ़ी होंगे। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। उसके जाने के बाद मैं सदमे में वहीं खड़ा रहा। क्या मैंने सच में ऐसा कह दिया? मैं हमेशा से एक ईमानदार और सतर्क व्यक्ति रहा हूँ, लेकिन जब से मुझे वो 10 मिलियन डॉलर मिले थे, मेरी महत्वाकांक्षा और लालसा ने मेरी तर्क शक्ति को पूरी तरह कुचल दिया था। जब मैंने आईने में खुद को देखा तो अचानक मेरे मन में एक अवर्णनीय भय छा गया। जब मैंने नीचे देखा तो मुझे लगा जैसे मेरे पैरों के पास चाउ चाउ का विकृत चेहरा दिखाई दे रहा हो। मैं घबराकर तुरंत अपने जूते उतार कर फेंक दिए, लेकिन जब मैंने दोबारा देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई विकृत चेहरा मुझसे मदद की भीख मांग रहा हो। मैं घबराहट में बार बार निकल रही थी। काफ़ी देर बाद आखिरकार मैंने खुद को नंगे पैर खड़े होने के लिए मजबूर किया। मैंने एक काला प्लास्टिक का थैला उठाया, 2 उंगलियों से जूतों को सावधानी से उठाया और रसोई के कचरे के साथ कूड़ेदान में फेंक दिया। उसके बाद मैंने तुरंत गर्म पानी से स्नान किया ताकि मन शांत हो जाए। इसी बीच ली यूजिन के दफ्तर में बाओ हुईचुन चाओ चावी के अपार्टमेंट से कुछ सामान लेकर लौटी थी। ली यूजिन ने सीलबंद सबूतों का थैला खोला, उस पर सरसरी नजर डाली और उसे अपने हाथ से दबा लिया। चाओ चावी का कोई विकल्प ढूंढो। उसने शांत भाव से आदेश दिया कि हम उसके लिए साल के अंत में होने वाले प्रमोशन के दौरान एक व्यावसायिक यात्रा की व्यवस्था करेंगे। उसकी पहचान बनाए रखने और आने वाले महीनों में उसके सभी सामाजिक मेलजोल को संभालने के लिए एक विशेष टीम का गठन करें। अपने आसपास के सभी जासूसों का पता चलने के बाद ली यूजिन ने एक बेहद साहसिक फैसला लिया। उन्हें तुरंत बेनकाब करने के बजाय उसने सोंगजिवन की योजना में शामिल होने का निर्णय लिया। वो तब तक इंतजार करेगी जब तक सोंगजिवन जनता का ध्यान आकर्षित नहीं कर लेती और फिर उसी गति का उपयोग करके एक जबरदस्त वापसी करेगी। ये यंचिंग के ली परिवार की सबसे बड़ी बेटी ली यूजिन का साहस था। बाओ हुईजुन ने अपनी मुद्रा सीधी की और गंभीरता से सिर हिलाया। फिर ली यूजिन ने मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाई। बाओ हुईजुन ने जवाब दिया, श्री लियू के बारे में आपका क्या विचार है?
आपके कार्यालय में प्रवेश करने से पहले मैंने एक नियमित निरीक्षण किया। मुझे उनमें थोड़ी घबराहट महसूस हुई। ली यूजिन ने तुरंत फ्रेम द्वारा रिकॉर्ड किए गए निगरानी फुटेज की समीक्षा की। 2.5 मिनट बाद वो एक साहसिक निष्कर्ष पर पहुंची। मैंने जो घबराहट दिखाई वो शायद जानबूझकर कैमरों को दिखाने के लिए छोड़ी गई थी। दिलचस्प, उसने उस क्षण चाय की चुस्की लेते हुए धीरे से कहा। मैं अभी अभी नहाकर अपने बेडरूम में लौटा था। अचानक मेरी नज़र किताबों की अलमारी पर एक और गुप्त सूचना पत्र वाले लिफाफे पर पड़ी। उसे देखते ही मैं बुरी तरह डर गया। इसलिए मैंने तुरंत इन्फर्नल अफेयर्स फिल्म खोली और पुलिस स्टेशन के दृश्यों में शक्तिशाली किरदारों के व्यवहार का अध्ययन करने लगा। यहाँ तक कि मैंने एन एक्टर प्रिपेयर्स और 6 लेक्चर्स ऑन एक्टिंग जैसी किताबें पढ़ने के लिए पुस्तकालय भी गया। नोट्स बनाते समय मैंने एक असली माफिया सरगना के हाव भाव और व्यक्तित्व की कल्पना की। पूरी रात तैयारी करने के बाद मैं अगले दिन हमेशा की तरह काम पर गया, लेकिन जब मैं दफ्तर में दाखिल होने ही वाला था तो मैंने एक चौंकाने वाली चीज देखी। लिन शिहुआ, जो कल रात मेरे साथ कार में थी, सहकर्मियों से घिरी हुई थी और उसे बधाई दे रही थी। उन्हें अभी अभी प्रशासनिक पर्यवेक्षक से निदेशक पद पर पदोन्नत किया गया था। ये बात मुझे एक नज़र में ही समझ आ गई। ये ली यूजिन की ओर से उनके लिए दिया गया इनाम ही होगा। लिन शिवा ने इमारत में प्रवेश करते समय खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन पिछली रात की यादें उसके मन में ताज़ा थीं। भले ही उसकी आंखों पर पट्टी बंधी की और उसने मेरा चेहरा नहीं देखा था, फिर भी उसे एक बात का पूरा यकीन था। पिछली रात जिस आदमी से वो मिली थी वो जवान था। मैं अपनी डेस्क पर पहुंचा और बैठने ही वाला था कि अचानक सुपरवाइजर ऑफिस के बाहर आ गया और मेरी पलकें घबराहट से फड़कने लगी। मैं सोच ही रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटूं, तभी मेरे दोस्त ने अचानक मेरे कंधे पर थपथपाया। चलो चलते हैं। आप वहाँ क्यों खड़े हैं? थोड़ी देर बाद हम लिफ्ट से 48वीं मंजिल पर गए। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था और निगरानी कैमरों से बचने की कोशिश कर रहा था। मेरे हाथ पसीने से भीग रहे थे, लेकिन अचानक हमारे ऊपर लगा कैमरा घूमने लगा। मेरा खून तुरंत खौल उठा। चाओ शियाओवी की मौत की तस्वीर मेरे दिमाग में फिर से कौंध गई। मैं कैमरे से बचना चाहती थी, पर मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। जब कैमरा आखिरकार सीधे मेरी तरफ घूमा तो मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, सिर उठाया, लेंस की तरफ हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से कहा, फिर मिलेंगे। मॉनिटर देखते हुए ली यूजन ने मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाईं। उसकी ठंडी आंखों में थोड़ी उलझन झलक रही थी, क्योंकि वो जिस व्यक्ति को देख रही थी वो विरोधाभासों से भरा हुआ लग रहा था, मानो एक ही व्यक्ति में जानवर और मेमना दोनों का होना असंभव हो। उस पल मैं पहले ही लिन शुईहुआ के ऑफिस के बाहर पहुंच चुका था। अंदर वो पिछली रात वाले रहस्यमयी आदमी का चेहरा स्केच कर रही थी। अचानक डूशुगिल ने मजाक किया, तुम्हारी देवी अभी अभी डायरेक्टर बन गई हैं। मेरे होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। ली यूजीन का सामना करना हमेशा दबाव और तनाव लेकर आता था, लेकिन लिन शुईहुआ का सामना करना एक अजीब सी आज़ादी और संतोष का एहसास लाता था। सेक्रेटरी द्वारा मेरे आने की घोषणा करने के बाद मैं धीरे धीरे ऑफिस के अंदर चला गया। जब लिन शुईहुआ ने मुझे देखा तो उसने जल्दी से अपना स्केचबुक वापस ड्रॉर में रख दिया और एक दूसरी फाइल उठा ली, ये सोचते हुए कि हमसे बात करने से पहले उसे पढ़ना खत्म कर ले। लेकिन इससे पहले कि वो पहला पन्ना भी पूरा पढ़ पाती, उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली और मेरी ओर देखा। तभी उसकी पीली पीठ पर अचानक रोंगटे खड़े हो गए। एक छोटे से पल के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वो रहस्यमयी बिना चेहरे वाला आदमी जिसे उसने अभी अभी ड्रॉर में स्केच किया था, वही साधारण ऑफिस कर्मचारी हो जो उसके सामने खड़ा था। लेकिन ये विचार लगभग तुरंत ही गायब हो गया। इतनी अहमियत से ट्रीट किया जाने वाला इंसान आखिर कैसे कोई मामूली कर्मचारी हो सकता था जो महीने के सिर्फ 30,000 कमाता हो? खुद को संभालते हुए उसने मेरी आंखों में देखा और दृढ़ता से कहा, हमारी कंपनी के एयर एंड प्रमोशनल कैंपेन में तुम्हारी फर्म वुमाओ कल्चर प्रोजेक्ट के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से की जिम्मेदारी संभाल रही है। हम तीनों जल्द ही काम की चर्चा में गहराई से डूब गए। लेकिन जैसे ही बातचीत प्रोडक्टिव होने लगी, सेक्रेटरी ने अचानक दरवाजा खटखटाया और शुए को डिजाइनर्स मीटिंग के लिए बुला लिया। ऑफिस में सिर्फ लिन शुईहुआ और मैं रह गए। उसी पल लिन शुईहुआ ने अनजाने में अपना हाथ अपने चेहरे के सामने उठा लिया, अपनी उंगलियों के बीच की जगह से मेरे चेहरे को देखते हुए, और अचानक उसे कुछ चौंकाने वाली बात का एहसास हुआ कि मेरी परछाई पूरी तरह उस रहस्यमयी व्यक्ति से मेल खा रही थी जिसे उसने पहले ड्रॉ किया था। उसकी आंखें चमक उठी। उसे धुंधला सा याद आया कि पिछली रात वाले आदमी के कान के पीछे एक छोटा सा उभार था, एक तिल या बालों की जड़ जैसा छोटा निशान। अपनी शक की पुष्टि करने के लिए उसने अचानक विषय बदल दिया। मिस्टर लू, वहाँ बुकशेल्फ पर एक फाइल है जिस तक मैं ठीक से पहुंच नहीं पा रही। क्या आप उसे मेरे लिए निकाल सकते हैं? मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा और सिर हिला दिया। वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई और ऊपर वाली शेल्फ की ओर इशारा किया। उसकी नजरें मेरे दाएं कान पर टिकी हुई थी।
लेकिन जैसे ही वो ये पुष्टि करने वाली थी कि उसने क्या देखा, ऑफिस का दरवाजा अचानक फिर से खटखटाया गया। खटखटाने को नजरअंदाज करते हुए वो ऊपर देखती रही, सिर्फ ये महसूस करने के लिए कि मैं पहले ही फोल्डर निकाल चुका था और मुड़ चुका था। उसी पल सेक्रेटरी ने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। डायरेक्टर लिन, डायरेक्टर काई को अभी एक मीटिंग में आपकी जरूरत है। लिन शिवे ने सिर हिलाया और उसके पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब उस बड़े से दफ्तर में सिर्फ मैं ही रह गई थी। पहले एशर को बुलाया गया और फिर लिन शिवे को। यह महज संयोग नहीं था। मैंने जो जानकारी पढ़ी थी उसके अनुसार ली यूजिन में नियंत्रण की प्रबल इच्छा थी, जिसका अर्थ है कि वो शायद इस समय अपने कार्यालय से मुझे देख रही होगी। सबसे स्पष्ट दिशा मेरे ठीक सामने ही थी। मैंने सीधे आगे देखा और हल्की सी मुस्कान दी। इसी बीच ली यूजिन निगरानी फुटेज देख रही थी। उसने स्क्रीन को इतना जूम किया कि मेरी नोटबुक पर लिखी हुई चीजें भी साफ दिखाई देने लगी। डिजाइन संबंधी आवश्यकताओं और पेशेवर रेखा चित्रों की एक एक पंक्ति स्पष्ट रूप से उभर आई। पहली बार उसके सुंदर हाथों पर थोड़ी उलझन और सावधानी के भाव दिखाई दिए। उसके चेहरे पर यह भाव था कि अगर लूपिंग के पीछे वाकई कोई शक्तिशाली संगठन है तो इतनी कुशलता से घुल मिल जाने वाला खुफिया एजेंट ये दर्शाता है कि उसके पीछे की ताकत और महत्वाकांक्षा का अंदाजा लगाना असंभव होगा। 2.5 मिनट बाद उसने तुरंत स्क्रीन बंद कर दी। फिर उसने लिन शिवे के दफ्तर का दरवाजा खोल दिया। मैंने सोच समझकर शब्द चुने और शांत भाव से बात की। मिस ली मुझसे मिलना चाहती हैं। जरूर, उन्होंने जवाब दिया। मैं आपसे कभी भी मिल सकती हूं, लेकिन आप जैसे समझदार लोगों से बात करना मजेदार नहीं होता। वो हल्की सी मुस्कुराई तो मैंने सीधे सीधे कहा, श्रीलू, आपने इस बार मेरी बहुत मदद की। क्या आप मेरे साथ रात्रि भोज करके मुझे सम्मानित करेंगे? उसकी निगाहें मुझ पर टिकी देखकर मेरा मन मना करने का हुआ। रात का खाना एक अंतरंग माहौल था जहां कई बातें बताई जा सकती थीं। और अगर ली यूजिन ने एक औपचारिक पश्चिमी भोजन चुना होता जिसका अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया था, तो शायद मैं बहुत जल्दी अपनी आपा खो देता। लेकिन इसके बजाय मैंने धीरे से मुस्कुराया और प्यार से उसका दाहिना हाथ थाम लिया। फिर मैं इसका इंतजार करूंगी। उससे दफ्तर से जाते हुए देखने के बाद ही मैंने आखिरकार चैन की सांस ली और तुरंत वॉशरूम की ओर भागी। खुद को एक स्टॉल में बंद कर लिया और अपने फोन पर पश्चिमी खानपान के शिष्टाचार खोजने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने पहला पन्ना खोला, मैं फ्रांसीसी अंदाज में जम गई। इतालवी शैली, ब्रिटिश शैली, सूप, एपेटाइजर, मुख्य व्यंजन, सब कुछ था। मैंने झटपट पेज बंद किया और अपना फोन बंद कर दिया। पश्चिमी शिष्टाचार का बेढंगा अनुकरण करने के बजाय शांति से ये कहना बेहतर होता, माफ कीजिए, मैंने इसे पहले कभी नहीं खाया है। बाद में जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं भूमिगत पार्किंग स्थल पर पहुंच गया। एक सामान्य मर्सिडीज कार इंतजार कर रही थी। ली यूजिन ने मुझे देखकर अपने हाथों में मौजूद दस्तावेजों से नजरें उठाईं। लू, हम फिर मिले। वही शब्द, लेकिन इस बार उनके लहजे में मोहक आकर्षण की झलक थी। ली यूजिन सचमुच बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। श्रीमती ली जैसी शख्सियत द्वारा याद किया जाना मेरे लिए सचमुच सम्मान की बात है, मैंने कहा। उसने बातचीत जारी नहीं रखी और जल्द ही अपने हाथ में मौजूद अनुबंध पर ध्यान केंद्रित कर लिया और मैंने अपनी घबराहट को शांत करने की कोशिश करते हुए खिड़की से बाहर देखा। लेकिन अचानक मेरी नज़र कार की खिड़की में ली यूजिन के कोमल पैर के प्रतिबिंब पर पड़ी। बस एक नज़र, और मैं नजरें नहीं हटा सका। किसी के शरीर का इतना सुडौल आकार कैसे हो सकता है? क्या तुम इसे छूना चाहते हो? उसकी आवाज़ में एक ऐसी ठंडक थी कि मेरी पीठ तुरंत अकड़ गई। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं डर नहीं दिखा सकता था। मैंने शांत भाव से जवाब दिया। ली यूजिन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अपना दाहिना पैर मेरी ओर बढ़ाया। पता नहीं क्यों मैंने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरी उंगलियां धीरे धीरे उसके पैर की ओर बढ़ने लगी। उसकी मुस्कान अपरिवर्तित रही, लेकिन उसकी आंखों में उदासी और गहरी हो गई। उसका बायां हाथ आर्मलिस्ट की ओर बढ़ा। खुफिया फाइल के अनुसार वहां एक और बंदूक थी, वहां छिपी हुई। अगर मैंने उसे छुआ भी तो वो बिना झिझक के मुझे गोली मार देगी। इसीलिए मैंने खेत का भाव दिखाते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया। शायद अगली बार। लगभग 20 मिनट बाद कार क्लासिकल बिल्डिंग के सामने मिस्टर लू के पास रुकी। लू, कृपया, उसने कहा। रेस्टोरेंट का साइन बोर्ड फ्रेंच में लिखा था। धिक्कार है, मैं ये बात कैसे मान लेती कि मैंने इससे पहले कभी पश्चिमी खाना नहीं खाया था। ली यूजिन भी मेरे लिए शैंपेन डाली और अपना ग्लास उठाया। एक हल्का सा घूंट लेने के बाद उसने धीरे से कहा, ये डॉम पेरिनियन रोज गोल्ड है जो 1996 में बनी थी। इसकी केवल 35 बोतलें ही बनाई गई थी। मैंने अजीब सी मुस्कान दी। फिर पीना, ये तो मानो किसी सुअर के जिनसिंग फल खाने जैसा है। किसी अनमोल चीज को बर्बाद करना जिसे ली यूजिन आसानी से समझ सकती थी। लगता है श्रीलू आमतौर पर पश्चिमी खाना नहीं खाते। मेरी पहचान मुझे इस तरह की जगहों पर बार बार जाने की इजाज़त नहीं देती। इसीलिए आपने जो हासिल किया है उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, उसने शांत भाव से कहा। मैंने लोगों से आपके बैकग्राउंड की पूरी तरह से जांच करवाई, लेकिन उन्हें कोई खामी नहीं मिली। अगले कुछ मिनटों में माहौल धीरे धीरे शांत हो गया
और मुझे लगा कि डिनर आसानी से समाप्त हो जाएगा। लेकिन अचानक ली यूजिन ने श्रीमान लू से एक खतरनाक सवाल पूछा। आपका दायरा बेहद रहस्यमय है। मेरे दादाजी भी आप जैसे लोगों के बारे में सावधानी से बात करते हैं। क्या आप मुझे इसके बारे में थोड़ा बता सकती हैं? वृत्त क्या होता है? मुझे तो वृत्त के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसकी तीखी निगाहों को देखकर मेरे दिमाग में खुफिया फाइलों की सारी जानकारी दौड़ पड़ी जो मैंने पढ़ी थी। कुछ देर बाद मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि ये एक ऐसी जगह है जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। ली यूजिन ने धीरे धीरे दोहराया, एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। मिठाई के ब्रेक का फायदा उठाते हुए मेरे शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। मैं जल्दी से वॉशरूम गई और अपने शरीर से पसीना पोंछा। उसकी प्रतिक्रिया से मुझे एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई। जितना अधिक वह मुझ पर विश्वास करती, उतना ही मेरा संगठन शक्तिशाली होता जाता। मेरे पीछे वो उतनी ही अधिक सतर्क हो जाती। फिलहाल यही सबसे अच्छी रणनीति थी। जब कोई आपसे सवाल करे तो कभी भी ज़्यादा समझाने की कोशिश ना करे। रात के खाने के बाद ली यूजिन ने मुझे मेरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के प्रवेश द्वार पर छोड़ दिया। मर्सरीज के चले जाने के बाद ही मैं इमारत में दाखिल हुई। इसी बीच कार के अंदर बाओ हुईजुन ने बताया, मैडम, हमने श्री लियू के रिकॉर्ड की जांच की है। सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन कॉलेज के दूसरे वर्ष के दौरान वह अचानक कुछ समय के लिए बेहद सक्रिय हो गया। अगर किसी संगठन ने उसे भर्ती किया था तो संभवतः उसी दौरान हुआ होगा। ली यूजिन ने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे देखते हुए बिताया गया हर पल उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। काफ़ी देर की चुप्पी के बाद आखिरकार वह अपने निष्कर्ष पर पहुंची। इसी बीच जैसे ही मैं अपने किराए के अपार्टमेंट में लौटा, मैंने तुरंत किताबों की अलमारी के पीछे छिपी 2 खुफिया फाइलें निकाल ली। ली यूजिन की कंपनी में कोई बदलाव नहीं हुआ। चाओ श्याओई के गायब होने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और बाकी अंदरूनी लोग चुपचाप अपने अपने पदों पर काम करते रहे। एएसआई ने खुफिया रिपोर्ट पढ़ी। मेरी आंखें अचानक से गुड़ गई। वो महिला अपने दुश्मन के खिलाफ उसी जाल को पलटने की योजना बना रही थी। उसका इरादा था कि सॉन्ग्स इवेंट चुआना कंपनी को घोटालों से बदनाम करे और विवाद को पूरे इंटरनेट पर फैला दे। जब जनता का आक्रोश चरम पर पहुंच जाएगा, तब वो हस्तक्षेप करके स्थिति को पलट देगी। सामान्य परिस्थितियों में ली यूजिन सफल हो जाती, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी असफलता तय थी। रिपोर्ट के एक पृष्ठ में स्पष्ट रूप से लिखा था कि यदि सॉन्ग्स इवेंट अपने परिवार के प्रभाव का इस्तेमाल करके ली यूजिन द्वारा पहले से व्यवस्थित विदेशी लॉजिस्टिक्स कंपनी से संबंध तोड़ लेता है तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। अनुबंध का उल्लंघन, माल की बर्बादी और लगातार हो रहे नुकसान से चुआना पूरी तरह से तबाह हो जाएगी और कंपनी के लिए उभरने का कोई मौका नहीं बचेगा। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद मैंने दूसरी खुफिया फाइल खोली जो झोंघाई शिपिंग ग्रुप के संस्थापक चाओ मान और संगठन की तीसरी नेता युआन टाइपिंग के बारे में थी। 54 वर्ष की आयु में युआन टाइपिंग ने गू रेजिंग प्लान पॉइंट नामक एक योजना शुरू की। 200 बच्चे एक अनाथालय में रहते थे, लेकिन अनाथालय में हर दिन केवल 10 लोगों के लिए ही भोजन उपलब्ध होता था। जीवित रहने के लिए बच्चे एक दूसरे को मारने लगे। अंत में जो सबसे ताकतवर होता वही जीवित रहता। एक लड़का बच गया, उसका नाम डिंकिंग था। युआन टाइपिंग ने उसे अपना धर्मपुत्र बना लिया। उस क्षण से डिंकिंग उसकी सबसे तेज धार वाली तलवार बन गई। दशकों तक डिंकिंग ने उसके लिए संघर्ष किया और अपना खून बहाया, लेकिन डिंकिंग ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस व्यक्ति पर वो सबसे अधिक भरोसा करता था, जिसे वो अपना दत्तक पिता कहता था, वही वास्तव में उसकी पत्नी और बच्चे की हत्या का मास्टरमाइंड था। जब मैं रिपोर्ट के इस हिस्से पर पहुंचा तो मेरा दिल उत्साह से धड़कने लगा। अगर मैं डिंकिंग को सच बता दूं और युआन टाइपिंग को रास्ते से हटाने के लिए उसका इस्तेमाल करूं, तो डिंकिंग समूह का नया नेता बन सकता है। और एक बार ऐसा हो जाने पर मैं समूह की माल ढुलाई शक्ति का उपयोग करके ली यूजिन के रसद संकट को हल कर सकता हूं और साथ ही इससे उसके मेरे प्रति संदेह और जांच भी खत्म हो जाएगी। अगली रात में डिंकिंग के बार में पहुंचा। सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? एक कर्मचारी ने पूछा। मैं श्री डिंकिंग से थोड़ी देर बाद मिलना चाहता हूँ। वह व्यक्ति वापस आया और मुझे एक निजी कमरे में ले गया, जहाँ पहुंचकर मैंने राहत की सांस ली। इससे पहले कि मैं कमरे में इधर उधर देख पाता, अचानक मेरे सामने एक लंबा चौड़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। एक विशाल हाथ ने मेरा सिर पकड़ा और उसे सीधे दरवाजे के बीचों बीच लगे कांच के पैनल पर दे मारा। कांच पल भर में चकनाचूर हो गया। मेरे सिर के पिछले हिस्से से गर्म खून बहने लगा और मेरी दृष्टि एक पल के लिए धुंधली हो गई। फिर आखिरकार मैंने अपने सामने खड़े उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखा। वह किसी क्रोधित जानवर जैसा लग रहा था। दर्द, डर, आतंक सब कुछ एक साथ मुझ में उमड़ पड़ा, लेकिन वो भावना उतनी ही जल्दी गायब हो गई, क्योंकि यही वो स्थिति थी जो मैं चाहता था। डिंकिंग को देखते हुए मैंने दया से भरी हल्की सी मुस्कान दिखाई। डिंकिंग, क्या तुमने ट्रूमैन शो के बारे में सुना है? डिंकिंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसके अंदर गुस्सा साफ तौर पर बढ़ रहा था। उसने लगभग मेरा सिर फिर से पकड़कर दीवार पर पटकने की कोशिश की,
लेकिन अंत में उसने मुझे छोड़ दिया। तुम क्या कहना चाह रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? इससे पहले कि मैं उसके बोलते ही डिंकिंग के कई आदमी गुस्से से खड़े हो गए, लेकिन डिंकिंग ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। फिर मैं भीड़ के बीच से होते हुए सोफे पर बैठ गया और शांति से एक ग्लास शैंपेन पी ली। फिर मैंने ठंडे लहजे में कहा, मैं इस कमरे में मौजूद सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि वे थोड़ी देर बाद अपने फ़ोन दूर रख दें। कमरे में मौजूद पुरुषों और महिलाओं ने अपने फ़ोन टेबल